बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज मोड़ पर है। बदरू एपिसोड 4। अल्फाज मुश्किल और अजीब ज़रूर थे, लेकिन बहुत थोड़े और मुख्तसर थे। इन्हें पूरे 1 घंटे तक बार बार दोहराते रहना था। फिर जब खोपड़ी से धुआं उठने लगे तो अमल ख़त्म करके खोपड़ी को दोबारा थैले में डालकर वापस चले आना था। रंगामाती ने आखिर में इन्हें यह भी ताकीद की थी कि अमल के दौरान कुछ खौफनाक और डरावने मनाजिर या आवाज़ें इन्हें खौफज़दा करने की कोशिश करेंगी तो इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये इनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगी। हाँ, अगर डर के इस अमल को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश की तो नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ये दोनों रंगामाती की बातें अच्छी तरह पले से बांधकर और वो खोपड़ी एक थैले में डालकर वहाँ से लौट आए। साजिद ने इस खोपड़ी को संभालने की जिम्मेदारी नासिर को सौंप दी थी। अंधेरी खोटी के मालिक का नाम मलक शरीफ था। शहर के वस्त में इसका अपना ज़ाती 2 मंजिला मकान था। बुनियादी तौर पर वो एक बिल्डर था। प्लॉट खरीद कर इस पर मकान तामीर करना, दुकानें तामीर करता और महंगे दामों पर फरोख्त करना इसका बिजनेस था। अंधेरी कोठड़ी दरहकीकत इसके मरहूम बाप ने किसी से ख़रीदी थी। इसके मरने के बाद मलिक शरीफ ने भी इसे कई बार फ़रोख्त करने की कोशिश की, लेकिन इससे मुतल्लिक पुरस्रार वाक़यात ने इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही डाउन कर दी थी। यूँ भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर भर में तकरीबन 40 घर और कोठियाँ ऐसी थीं जो कई बरसों से वीरान और उजाड़ पड़ी हुई थीं और अपने आसेब ज़दा होने की वजह से शहर और बैरून शहर के बासियों में शोहरत रखती थीं। इन्हें कोई ख़रीदने की तो खुजा रात को करीब से गुज़रने की भी जुरात नहीं करता था। मलिक शरीफ एक ठेठ कारोबारी शख्स था। इसने बारहा इस अंधेरी कोठी को औने पौने फ़रोख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो पाया था। बिला आखिर एक रोज़ इसकी मुराद भर आई। कोई रिजवी साहब थे जिन्होंने इस अंधेरी कोठी को ख़रीदने के लिए एक रोज़ मलिक शरीफ से रब्ता किया। मलिक शरीफ की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने मामलात तय करने के लिए फौरी तौर पर रिजवी साहब को अपने दफ्तर बुला लिया। ताहम वो हैरान था कि आखिर ये शख्स अंधेरी कोठी को क्यों ख़रीदना चाह रहा है। क्या इसे इसकी शोहरत के बारे में इल्म ना था? बहरतौर इसे तो आम खाने से मतलब था, पेड़ गिरने से नहीं। मुलाकात पर पता चला कि वो तवील अरसा बैरून मुल्क रहने के बाद अब यहाँ अपने मुल्क में सेटल होना चाहते थे, फैमिली समेत। और यहाँ वो मिठाई का कारखाना और दुकान खोलना चाहते थे। यहाँ वो अपने बच्चों और बीवी के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। क्या आप वाकई इस कोठी को ख़रीदना चाहते हैं? बिला आखिर इधर उधर की बातों के बाद मलिक शरीफ ने ज़रा गैर यकीनी से अंदाज में रिजवी साहब से पूछा, अरे भाई, आपको भला क्यों शुबा है कि मैं इस कोठी को नहीं ख़रीदूँगा? रिजवी साहब ने हैरत से पूछा। मलिक शरीफ ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए सोचा कि मामलात तय होने से पहले इन्हें साफ़ और सच्ची बात बताई देनी चाहिए। यूँ भी ये ऐसी बातें ना थीं जो रिजवी के इल्म में ना आती। चुनांचा मलिक शरीफ ने जब इन्हें अंधेरी कोठी के पुरस्रार शोहरत से आगाह किया तो वो बेख्तियार एक तवील कहका लगाकर बोले, अरे छोड़िए मलक साहब, आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वैसे आपको इत्तला के लिए बता दूं कि ना सिर्फ इस कोठी का सर्वे कर चुका हूं, बल्कि मुझे इससे मुतल्लिक सारी अफवाहों का भी इल्म है। लेकिन मैं आपसे इस कोठी की लैंड कास्ट वैल्यू की रकम हरगिज़ ना दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने इसके बहुत कम दाम लगा रखे हैं। इसलिए आप ये ख्याल भी जहन में मत लाइएगा कि इन सब बातों को जानने के बावजूद मैं इस कोठी को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता हूँ और यूँ आप इसके दाम बढ़ाने की कोशिश करें। दरअसल मैं ऐसी ही जगहों को इनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से ही ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। रिजवी की सराहत सुनकर मलिक शरीफ समझ गया कि ये शख्स खासा चालाक था। बहरतौर इसके लिए यही काफ़ी था कि औने पौने दामों ही सही, यानी भागते चोर की लंगोटी ही सही के मस्ताक इसने भी वही दाम बताए जो पहले से तय कर रखे थे। फिर दोनों के दरमियान ये मामलात तय पाए और अब वो अंधेरी कोठी रिजवी साहब की मलकियत में आ गई थी। रात के 1 बजे का अमल था। हर तरफ तारीकी,
सन्नाटा छाया हुआ था। नासिर और साजिद ने इस बात का ख्याल रखा था कि रंगा माती की ताकीद के मुताबिक इस पुरस्रार मामले की किसी को हवा भी ना लगे। दूसरे ये काम इंतहाई होशियारी और आज़ादी के साथ करना था। लगातार 19 रोज़ तक जारी रखना होगा। यूं इन दोनों के दरमियान ये तय पाया कि रात ठीक 1 बजे साजिद खामोशी के साथ घर को बाहर से ताला लगा कर निकलेगा और सीधा नासिर की तरफ आएगा, जो इसको अपने घर के बाहर खोपड़ी वाला थैला थामे मुंतज़िर होगा। चुनांचा साजिद मुकर्ररा वक्त पर खामोशी से बाहर निकला, दरवाजे को ताला लगाया और नासिर के घर की तरफ चल पड़ा। इसका घर ज़्यादा दूर ना था, लिहाजा जब साजिद वहाँ पहुँचा तो वो इसको वहाँ बेचैनी से मुंतज़िर था। इसने अपने एक हाथ में खोपड़ी वाला थैला पकड़ रखा था। चलें? साजिद ने इसके करीब पहुंचकर इस्तफसारिया सरगोशी की। चलो, जवाबन नासिर ने इस्तबात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। नासिर की ताकीद पर साजिद ने एक छोटी टार्च अपने पास रखी थी। वो दोनों दोस्त तारीकी का हिस्सा बने पुरस्रार ह्यूलों की मानिंद अंधेरी कोठरी की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ने लगे। अंधेरी कोठी मोहल्ले के आखिर में वाक़या थी। आसमान साफ था। आखिरी तारीखों के चांद के बावजूद चमकते सितारों से नज़दीक तक के फासले सरनगू थे। ज़रा देर बाद वो दोनों अंधेरी कोठी के बराबर से बड़े से पुराने चौबी गेट के सामने खड़े थे। यहाँ से तो दिन की रोशनी में भी गुजरते हुए अगर कोई अंधेरी कोठी का बाहर से नज़ारा करता तो इसकी वीरानी और बोसीदगी को देखकर दिलों में हैबत सी तारी होने लगती थी। ये तो फिर भी रात का निस्फ पहर था। दोनों के दिलों को नामालूम से खौफ ने जकड़ लिया। वो अपने अपने इरादों के जोश तले यहाँ तक आ तो गए थे, मगर अब अंदर दाखिल होने का तस्वुर भी इनके लिए मुहाल हो रहा था। नासिर के दिल में शगुफ्ता को हासिल करने का पुख्ता अज़्म था, जबकि साजिद अपनी छोटी बहन शगुफ्ता और अपने घर वालों को इस शैतानी मखलूक से निजात दिलाना चाहता था। इस अंधेरी कोठी की खौफनाक और आसेबी शोहरत के वजह से आसपास का इलाका अरसे से वीरान था। दाएं बाएं और अकब में कई 100 गज के रिहायशी स्कीमों वाले प्लाट दूर तक वीरान थे। कोठी 3 मंजिल से कम न थी। कदीम तर्ज की इस कोठी में पुख्ता ईंटों से ज़्यादा इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ढलवानी छत, मेहराबी दरीचों के अलावा 4 दीवारी भी थी, जो वक्त के साथ साथ कई जगहों से उधड़ चुकी थी। शिकस्ता गेट भी नीमवा होकर ज़मीन में धंस चुका था, जिसका दरमियानी खला आदम गुजार था। चलो अंदर साजिद, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नासिर ने इसे टोका। यार नासिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, साजिद ने मुख्तइश लहजे में कहा। डरने की क्या ज़रूरत है, तुम भूल गए? रंगामाती ने कहा था कि हमें अंधेरी कोठरी के वीरान और उजाड़ माहौल से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। आओ पहले मैं अंदर दाखिल होता हूँ। नासिर ने इसकी हौसला अफजाई की और साजिद ने टार्च निकाल कर रोशनी की तो नासिर बिला धड़क चौबी दरवाजे के अंदर दरमियानी खला से अंदर दाखिल हो गया। साजिद को भी हिम्मत हुई और फिर वो भी इसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। अहाता वसी और अरीज था, मगर यहाँ जा बजा खुदरू घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे, जिनकी कई शाखें जटाओं की तरह झूल रही थी। कोठी के मरकजी दरवाजे की तरफ जाने वाले कदरे बल खाती हुई पुख्ता रविश की ईंटें भी जगह जगह से उधड़ी हुई थीं। वो दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह मौजूद था, मगर इस तरह कि टूट कर निस्फ गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वो दोनों टूटे हुए मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो साजिद रुक गया और लरसती आवाज़ में नासिर से बोला, मैं तो वापस जा रहा हूँ। नासिर ने इसे झड़कर, बेवकूफ़, हौसला करो, बात की मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। साजिद ने दोबारा हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। टार्च का हौला अंदर उजाड़ और उखड़े हुए पलस्तर वाली दीवारों पर गर्दिश कर रहा था। यहाँ भांत भांत का कबाड़ बिखरा हुआ था। कुछ कमरों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे, जो ज़मीन में धंसे हुए जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टार्च के हाले को दाएं बाएं और नीचे ऊपर गर्दिश दे रहा था। तब अचानक रोशन हाले ने एक भयानक मंजर को वाज़ा कर दिया। वो एक इंसानी लाश थी, जो काट कबाड़ के अंदर से उभरे हुए तेज़ नोकीले और जंगालूद लोहे के सरिये में फरोई हुई इस तरह झूल रही थी कि लाश के दोनों हाथ और चेहरा नीचे लटक रहे थे और लाश के पेट से
جدھر سریا پیوست تھا وہاں سے تازہ خون بہہ بہہ کر سیلن زدہ فرش میں جذب ہو رہا تھا۔ ساجد کے حلق سے تیز چیخ خارج ہو گئی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناصر بھی پریشان ہو گیا، دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ لاش کس کی تھی۔ وہ دہشت ناک منظر ناصر نے بھی دیکھا تھا، وہ ایک لمحے کو وہ بھی لرز گیا تھا، مگر ساجد کے مقابلے میں اس نے اپنے حواسوں پر فوری طور پر قابو پا لیا تھا۔ ڈرو نہیں ساجد، یہ کوئی جن بوت نہیں ہے، ٹارچ اٹھاؤ، ناصر نے سرگوشی میں اس سے کہا۔ ساجد نے ہمت کر کے جھک کے ٹارچ اٹھائی تو ناصر آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ لگتا ہے اسے موت کا شکار ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، وہ بڑبڑایا۔ ساجد کی خوف سے بری حالت ہو رہی تھی، ناصر بھی اندر سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا تھا۔ ناصر یہاں سے فوراً بھاگ چلو، کہیں ہم اس لاش کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، ساجد نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ ناصر لاش کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، لگتا ہے یہ بد نصیب شخص اپنی موت آپ مرا ہے، اس نے ضرور ہم سے پہلے یہاں کسی بھی مقصد کے تحت اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور پھر دہشت زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس ابھرے ہوئے تیز نوکیلے سریے پر گر پڑا ہوگا۔ ناصر نے ماہرانہ تجزیے پر ساجد کی کچھ ہمت بندی، تاہم اس کی پریشانی ہنوز کم نہیں ہوئی۔ وہ بولا، ناصر کچھ بھی صحیح، یہاں یہ لاش موجود ہے، کم از کم آج اس وقت واپس لوٹ جانا چاہیے، بزدلے والی باتیں مت کرو ساجد۔ ناصر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یہاں کسی کو آنے کی جرات نہیں ہوتی، کون دیکھے گا یہ لاش، یہ ادھر ہی پڑی پڑی گل سڑ جائے گی، آؤ قبر والا کمرہ تلاش کریں، ابھی سے ہی اگر یوں خوف زدہ ہو گئے تو آگے عمل کیسے کرو گے؟ پھر وہ دونوں باری باری سارے کمروں کے بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے دروازوں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس پراسرار عامل رنگا ماتی نے انہیں اتنا ضرور آگاہ کر دیا تھا کہ جس کمرے میں قبر تھی وہ نیچے ہی کہیں واقع تھی، لہٰذا انہیں اوپر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالآخر ایک کونے والے کمرے میں وہ قبر نظر آ گئی اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ قبر کی حالت بہت شکستہ تھی، اندر گھڑا بھی نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے 3-4 موٹے موٹے چوہوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ناصر نے فوراً اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھیلا کھولا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے ایک لالٹین نکالی اور اس کے بعد رنگا ماتی کی دی ہوئی کھوپڑی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ لالٹین ساتھ لے کر آئے، ساجد نے کہا۔ ہاں ضرور، ظاہر ہے یہ پورا 1 گھنٹہ عمل کرنا ہوگا، یہ ٹارچ کب تک کام کرے گی؟ ناصر جیب سے ماچس نکال کر لالٹین جلاتے ہوئے بولا۔ ساجد نے ناصر کے کہنے پر کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کھوپڑی اٹھا کر قبر کے اوپر رکھ دی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ ساجد نے رنگا ماتی کے بتائے ہوئے جملے اگلنا شروع کر دیے۔ وہ ہلکی آواز میں جملے دہرائے جا رہا تھا۔ ابھی اسے یہ پراسرار عمل کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک باہر والے حال نما کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ساجد عمل کرتے کرتے بری طرح چونکا، ناصر بھی ڈر گیا۔ خبردار، ڈرنا مت، عمل جاری رکھو اور یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ عمل پورا نہ کر لو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ایک شناسہ آواز جیسے پردہ غیب سے ابھری۔ دونوں اس آواز کو پہچان گئے تھے جو اس پراسرار عامل رنگا ماتی کی تھی۔ وہ دونوں دہل گئے اور پھر ساجد نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ ناصر کے کان اپنے عقب میں دروازے کے باہر ابھرنے والے قدموں کی چاپ پر اٹک گئے تھے جو اب دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے میں زور کا جھٹکا ہوا اور تیز غیر انسانی غرغراہٹ ابھری۔ دونوں ٹھٹک کر اپنے گردنیں موڑے عقب میں دیکھنے لگے اور جیسے خوف سے ان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ دروازے پر ایک نہایت بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کسی چوپائے کی طرح رینگتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہی مخلوق تھی جس نے شگفتہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنی موت کو آواز مت دو، عمل جاری رکھو، عامل رنگا ماتی کی تیز آواز گونجی اور پھر دونوں واپس پلٹ کر کھوپڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ساجد نے عمل شروع کر دیا۔ وہ غیر انسانی مخلوق ہولناک انداز میں غراتے ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اونچے کوہان کے عقب سے نکلی ہوئی موٹی دم اینٹوں کے فرش پر سرسرا رہی تھی۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بہت غصے میں تھی اور اپنی بغیر پپوٹوں والی بڑی بڑی انگارہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی اور بار بار اپنی موٹی دم زمین پر زور زور سے پٹک رہی تھی۔ ناصر اور ساجد پر مارے خوف و دہشت کے بری طرح لرزہ طاری تھا، مگر عامل رنگا ماتی کی کڑی سرزنش پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ساجد اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اس دوران اس شیطانی مخلوق کی دم
कब्र पर धरी खोपड़ी पर पड़ी तो कब्र के अंदर से एक करीहा चीख बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे कब्र फटते ही एक हड्डियों का ढांचा कब्र में उठ बैठा। साजिद और नासिर दहशत ज़दा होकर कई फुट पीछे जा पड़े। शैतानी मखलूक और वो ढांचा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे। नासिर और साजिद के लिए ये बड़े दहशतनाक मनाजिर थे। अमल जारी रखो, अमल जारी रखो, आमिल रंगामाती की तेज़ आवाज़ उभरी। साजिद ने दोबारा इसके बताए हुए अमल का विर्द शुरू कर दिया। कब्र पर धरी खोपड़ी ढांचे के अंदर से निकलने पर एक तरफ को सिरक गई थी। ढांचा दोबारा कब्र में लेट गया। खोपड़ी की आंखों वाले 2 घड़ों से धुएं के मरगोले उठने लगे। आज का अमल पूरा हो चुका था। वो शैतानी मखलूक भी गायब हो गई थी। खोपड़ी से धुआं उठने का मतलब था कि अमल मुकम्मल हो चुका है। नासिर ने जल्दी से खोपड़ी उठाकर थैले में डाली, लालटेन संभाली और साजिद को अपने साथ आने का कहकर कमरे से निकल गया। फिर जब इस जंग आलूद आहीन सरिये में परोई हुई लाश के करीब से गुजरने लगे तो दफतन लाश के बेसुध झूलते हुए वजूद ने हरकत की और मुल्तजाना लहजे में चिल्लाकर बोला, ममन मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये कहकर वो लाश माहिए बेआब की तरह तड़पने लगी। अब तो नासिर और साजिद का मारे दहशत के बुरा हाल हो गया। वो दौड़े पड़े, पूरी अंधेरी कोठी के अंदर दरोबाम चीख पड़े, भागो, पकड़ो, जाने ना पाए जैसी करीहा आवाज़ें उभरने लगी। मगर नासिर और साजिद दीवानावार दौड़ते हुए अंधेरी कोठी के मरकज़ी दरवाजे से बाहर शिकस्ता अहाते में आ गए। गेट का रुख किया। जब वो अंधेरी कोठी के टूटे हुए गेट से बाहर निकले तो हर सो गहरा सकवत तारी था। खबरदार, रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक एक आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह ठिठक कर रुके और बैक वक्त दोनों ने मुड़ कर देखा तो सामने एक शख्स हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े करीब ही खड़ा था। ये मोहल्ले का पुराना चौकीदार खान चाचा था। इसने दोनों के चेहरों पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। भागो साजिद, नासिर ने कहा और फिर दोनों दौड़ पड़े। अगले दिन पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। खबर ये थी कि रिजवी नामी जिस शख्स ने वो अंधेरी कोठी खरीदी थी, इसकी लाश इसी कोठी के अंदर एक सरिये में परोई हुई पाई गई। जब रिजवी के घर वाले इन्हें तलाश करते हुए कोठी के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें रिजवी की लाश पड़ी मिली। इसी वक्त पुलिस को इत्तला दी गई थी तो खान ने पुलिस को बताया कि रिजवी ने ये कोठी खरीद ली थी और वो इन्हें बगैर बताए शायद किसी वक्त इस अंधेरी कोठी का तन्हा मुआयना करने के लिए अंदर दाखिल हुए हों जहां इनको कत्ल कर दिया गया था। ऐसे भी चक्कर में ये बात यहीं ख़त्म हो जाती अगर वो चौकीदार खान चाचा इस रात नासिर और साजिद को अंधेरी कोठी से चोरों की तरह निकल कर भागते हुए ना देखता। वो चूंकि मोहल्ले का चौकीदार था इसलिए नासिर और साजिद को खूब अच्छी तरह पहचानता था। इसने फ़ौरन पुलिस को बता दिया कि इस रात में मैंने 2 लड़कों को देखा था। इनमें से एक तैमूर का लड़का साजिद था और दूसरा शफकत अली का भांजा नासिर था। चुनांचे पुलिस ने बैक वक्त दोनों घरों पर छापा मारकर नासिर और साजिद को रिजवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और सीधा थाने ले गई। दोनों के घरों में कोहराम मच गया। नासिर और साजिद इस नागहानी उस्ताद पर बुरी तरह परेशान हो गए थे। थाने का इंचार्ज एक खरांट हेड कांस्टेबल था। वहाँ अभी तक कोई SHO तैनात नहीं हुआ था। यूँ भी ये इलाका ऐसा था जहाँ जराइम ना होने के बराबर थे और जाहिर है जहाँ रावी चैन ही चैन लिखे तो वहाँ ऊपर की आमदनी का क्या जवाब। इसलिए कोई यहाँ ट्रांसफ़र होकर आता भी था तो चंद रोज़ ठंड के बाद दोबारा अपना तबादला करवा लेता। ले देकर एक हेड कांस्टेबल इनायत ही रह गया था जो ख़ुद को हवलदार कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। वो एक खरांट सूरत पक्की उम्र का शख्स था। छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में देने दिलाने का सिलसिला भी लगा रहता था मगर बात चंद छोटे नोटों से आगे ना बढ़ी थी। लेकिन इतने अरसे बाद इस मोहल्ले में कत्ल की इस लरसरा खेज वारदात पर वो खुद भी चौंके बिना ना रह सका था। अब साजिद और नासिर इसकी गिरफ्त में थे जिन्हें इसने मकतूल रिजवी के कत्ल के जुर्म की शक के बिना पर लॉकअप में बंद कर दिया था। अंधेरी कोठी में होने वाली लर्जा खेज वारदात की नौयत संगीन तो थी लेकिन अभी पूरी तरह इसके ठोस शवाहिद और मुहर्रकात सामने नहीं आए थे। हेड कांस्टेबल ने चौकीदार खान चाचा को भी तलब कर लिया था। वो दोनों मुश्तबा मुलजिम नासिर और साजिद को अपने कमरे में बुलाकर इनसे तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस दौरान एक करदली ने अंदर आकर हवलदार इनायत को ये इत्तला भी दी थी कि मुलजिमान के वालिद तैमूर और शफकत इनसे मिलने आए थे मगर इसने ना सिर्फ मिलाने से इनकार कर दिया था बल्कि इन्हें 2-3 घंटे बाद आने का कहकर थाने से चलता कर दिया था।
वो एक कुर्सी में धंसा हुआ था और दोनों टांगे मेज़ पर फैलाए था। हाथ में स्याह रंग का डंडा भी नज़र आ रहा था। साजिद और नासिर दोनों इसके सामने खड़े थे, जबकि चौकीदार खान चाचा भी साथ खड़ा था। हवलदार इनायत ने पहले नासिर और साजिद को खशमनाक नज़रों से घूरा और फिर करीब खड़े खान चाचा की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, अब मुझे शुरू से सारी बात बताओ, मगर मुख्तसर अल्फाज में। खान चाचा के चेहरे पर अजहद बेजारी के तासुरात थे। इसकी वजह यह थी कि वो आज दिन में कई बार बुलाया जा चुका था। बहर तौर हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मस्ताक वो बताने लगा, कल रात 2:15 बजे के करीब मैं अपना चौथा गश्त मुकम्मल करके अंधेरी कोठी के सामने से गुजरने लगा तो मुझे ये दोनों बदहवासी के आलम में इस कोठी के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मैंने इन्हें खबरदार कहकर रोकने की भी कोशिश की, मगर ये दोनों मेरी तरफ देखने के बाद खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। इतना बताने के बाद इसने अपने हाथ जोड़कर हवलदार इनायत से मुल्तजाना लहजे में कहा, हजूर अब मुझे जाने दे, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर दोबारा मुझे रात को अपनी ड्यूटी भी संभालना है। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम। बिला आखिर हवलदार इनायत ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद वो मुतहविश और परेशान खड़े साजिद और नासिर की तरफ घूरता हुआ उठ खड़ा हुआ और इनके करीब पहुंचकर दोनों को मुखातिब करके बोला, मकतूल रिजवी से तुम दोनों की क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी? नासिर हैरत आमेज परेशानी से बोला, जनाब हम तो रिजवी साहब को जानते तक नहीं। तो फिर तुमने इनका कत्ल क्यों किया? हवलदार ने सुर्ख आंखों से नासिर को घूरा। हमने ये कत्ल नहीं किया, हमने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी। इस बार साजिद ने कहा, अच्छा? हवलदार ने इस्तेज़ाया अंदाज में कहा, तो फिर इस रात अंधेरी कोठी में खाना पकाने गए थे तुम दोनों? हम वैसे ही गए थे, हमें एक अरसे से इस अंधेरी कोठी के बारे में तजस्सुस था। नासिर ने कहा, क्यों? तुम कोई शर्लाक होम्स की औलाद हो जो इतनी दीदा दिलेरी और बहादुरी के साथ वहाँ गए थे? हवलदार ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, मैं कहता हूँ मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों ने रिजवी का कत्ल क्यों किया, वरना मेरा ये डंडा देख रहे हो ना? ये कहते हुए इसने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ स्याह रोल दोनों के चेहरों के सामने लहराया और अपनी बात मुकम्मल की। ये पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। अभी इसने इतना ही कहा था कि मान एक बार फिर अर्दली अंदर दाखिल हुआ और मौदवाना लहजे में बोला, जनाब मकतूल के वारिस आए हैं, भेज दो इन्हें अंदर। हवलदार ने कहा और अर्दली सर झुकाए बाहर निकल गया। ज़रा देर बाद 2 अफराद सोगवार सा चेहरे लिए अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्रें 25-30 के दरमियान थी। सूरतों में भी एक दूसरे से तकरीबन मिलती जुलती थी, जिससे साफ अंदाज़ा था कि दोनों आपस में भाई हैं। ये दोनों मकतूल रिजवी के बेटे थे, मगर इनके हमरा 2 मज़ीद अफराद भी अंदर दाखिल हुए थे। एक तो तैमूर के वालिद थे और दूसरा शख्स नासिर का मामू शफकत था। हवलदार इनायत ने बड़ी कहर आलूद नज़रों से इन दोनों को घूरा तो मकतूल के एक बेटे ने हवलदार से कहा, हवलदार साहब इन दोनों को हम अपने साथ लाए हैं। इनकी बात पर सुनकर हवलदार चौंका। जी हवलदार साहब, दूसरे बेटे ने कहा, आप इन दोनों के बच्चों को छोड़ दें, हमारे अबू को इन्होंने कत्ल नहीं किया। इनकी बात सुनकर हवलदार इनायत ने इस बार दोनों को घूरा और ज़रा सख्त लहजे में कहा, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हमारे लिए दोनों अजनबी हैं और ना ही हमारे या हमारे मरहूम अबू की तरफ से कोई दुश्मनी है, ये कोई दूसरा चक्कर है। पहले बेटे ने कहा, यह पता लगाना हमारा काम है। कमाल है, आपके वालिद को बेदर्दी से कत्ल हो गया और जाए वारदात से दोनों लड़के भागते हुए पकड़े गए और आप कह रहे हैं कि हवलदार साहब, मान तैमूर ने इनकी बात काटकर संजीदा लहजे में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिजवी साहब का कत्ल शाम 6 और 7 बजे के दरमियान हुआ है, जबकि मेरा बेटा साजिद रात घर पर ही था। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कहकर तैमूर ने अपनी जेब से रिपोर्ट की एक कॉपी निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। हवलदार ने रिपोर्ट लेने की जहमत तक गवारा ना की और खरख्त लहजे में बोला, आप बाहर जाएं, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तब नासिर के मामू ने हवलदार से कहा, ओ जी थानेदार साहब, मामला साफ है, कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। आपने हमारे बच्चों को गिरफ्तार करके महज इस वजह से कि इन्हें इस अंधेरी कोठी से निकलते देखा गया है, जबकि मकतूल के वारिसों को भी पूरा यकीन है कि ये कत्ल बच्चों ने नहीं किया, बल्कि ये सारा चक्कर इस अंधेरी कोठी का है। सब जानते हैं कि इस कोठी में आसेब ने बरसों से डेरे डाल रखे हैं। जो भी इसे खरीदने की कोशिश करता है वो इस आसेब का शिकार हो जाता है। हवलदार बुरी तरह तिलमिलाकर रह गया, क्योंकि अंधेरी कोठी से मुतल्लिक ऐसी दास्तानें आम थी। फिर मकतूल के दोनों बेटे भी नासिर और साजिद की बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर थी, ये बात सबको तस्लीम थी
کہ مقتول رضوی اس اندھیری کوٹھی کے خونی آسیب کا ہی شکار ہوئے ہیں۔ یوں بات آئی گئی ہوگی اور ساجد اور ناصر کو ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث چھوڑ دیا گیا۔ یوں پولیس کا قصہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ ناصر اور ساجد کی خوب کھنچائی ہوئی تھی۔ دونوں کو چونکہ عامل رنگا ماتی کی طرف سے کسی کو یہ راز بتانے کی سختی سے ممانعت تھی، اس لیے ساجد خاموش ہی رہا۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو اتنا ہی بتایا کہ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندھیری کوٹھی میں اس خونی آسیب کا کھوج لگانے گئے تھے۔ آج عمل کا دوسرا روز تھا۔ ناصر ڈر گیا تھا کہ کہیں ساجد انکار ہی نہ کر دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس بار عمل کرنے کے بعد ان کی ہمت سوا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے سروں پر دو مختلف عزائم کو تکمیل کرنے کی دھن سوار تھی، لہٰذا دوسری بار بھی عمل کامیابی سے ہمکنار ہوا تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب وہ پوری تندہی کے ساتھ عمل پر عمل کرتے چلے گئے اور یوں لگاتار 7 راتیں انہوں نے عمل کر ڈالا۔ شگفتہ کے ساتھ بدستور وہی حالات تھے جو بجائے کم ہونے کے مزید شدت اختیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک روز ایسا اندوہناک واقعہ ظہور پذیر ہو گیا کہ جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ فائزہ کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ گھر میں اکثر اب شگفتہ اور اس کی اماں ہوتی۔ تیمور شام گئے لوٹتے جبکہ ساجد کالج جاتا اور شام کو 1-2 گھنٹے کے لیے باہر دوستوں میں رہتا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بجے کا عمل تھا۔ آج موسم کے تیور صبح سے ہی خراب تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ تیمور دفتر جانے سے گریزاں تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہی نکل گئے۔ ساجد کالج سے جلدی لوٹ آیا تھا اور سو گیا تھا۔ اسے رات کو جاگنا پڑتا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ یوں وہ دوپہر میں نیند پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دوپہر کو جاگا اور کھانا کھا کر پھر سو گیا۔ 2 گھنٹے مزید آرام کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ اب شگفتہ اور اس کی ماں تنہا گھر پہ تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل کی وجہ سے سرشام ہی گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اماں کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ شگفتہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شگو بیٹی ذرا ادھر آنا، اسے ماں نے پکارا۔ وہ جی اماں آئی کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکلی۔